हाय एवरीवन, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले बजट 2020 अनाउंस हुआ था, और जब ये बजट आया तो अपने साथ बहुत सारे कन्फ्यूज़न, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया। इसमें बजट के साथ एक जो नई टैक्स पॉलिसी या नया टैक्स स्ट्रक्चर भी अनाउंसमेंट किया गया। इस नए टैक्स स्ट्रक्चर में ये था कि जो टैक्स स्लैब थे वो काफ़ी ज़्यादा थे और जो टैक्स रेट था वो काफ़ी कम था। अब उसमें ये भी अनाउंसमेंट करी गई कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी एसएससी, कोई भी इंडिविजुअल अगर चाहता है तो वो न्यू टैक्स डिज़ाइन, जो नई टैक्स पॉलिसी है, उसको फॉलो कर सकता है। और अगर वो चाहे नई टैक्स पॉलिसी को फॉलो नहीं करना चाहता तो वो ओल्ड टैक्स पॉलिसी है, जो ओल्ड स्ट्रक्चर है, ओल्ड स्लैब रेट है, वो उसको फॉलो कर सकता है। मतलब दोनों में से कोई भी एक पॉलिसी वो अडॉप्ट कर सकता है जो भी उसे बेनिफिशियल लगती है। लेकिन दोनों में से कौन सी टैक्स पॉलिसी हमारे लिए बेस्ट है, ये कैसे पता चलेगा? सीधा सा दोनों पॉलिसी में से, जो दोनों टैक्स स्ट्रक्चर में से जिसमें से हमारा टैक्स हमें कम पे करना पड़े, वो टैक्स पॉलिसी हमारे लिए ज़्यादा बेटर मानी जाएगी। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किस टैक्स पॉलिसी में हमें कम टैक्स पेड करना पड़ेगा? इन सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। साथ ही इसको लाइक करने के साथ साथ औरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। इसमें जैसे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर है 1890, उसके बारे में, कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा के बारे में हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताऊं कि जो प्रीवियस ईयर 1890 में जो टोटल आईटीआर फाइल करी गई थी वो करीबन 5.8 करोड़ आईटीआर फाइल करी गई थी, जिसमें से 9% के आसपास जो है करीबन 48 लाख लोगों ने 2% के आसपास डिडक्शन क्लेम किया था। 2 लाख रुपए के आसपास का डिडक्शन क्लेम किया था। वहीं जो है करीबन 1% या 1% से कम लोगों ने, मतलब करीबन 3.80 लाख लोगों ने क्या कहते हैं कि 4 लाख के आसपास जो टैक्स डिडक्शन क्लेम किया था। इस बात का हमारे इस जो कॉन्सेप्ट से क्या लेना देना है वो आपको आगे पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ लिंक इसका ज़रूर होगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें टैक्स स्लैब बना हुआ है, जिसमें दो आपको स्लैब दिखाई दे रहे हैं, एक प्रीवियस स्लैब, एक ओल्ड वर्जन, एक न्यू वर्जन। मतलब एक जो न्यू टैक्स स्ट्रक्चर है और एक ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा हम उसके बारे में एनालाइज करते हैं। जैसा ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहला, जैसे इसमें ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में हम देखते हैं अप टू रुपीज 2.5 लाख तक, अप टू रुपीज 2.5 लाख इनकम में यहाँ पर टैक्स रेट भी जीरो है, तो इसमें जो टैक्स जीरो हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी पर्सन की इनकम 2.5 से 5 लाख से कम है, मतलब इफ नेट टैक्सेबल इनकम इज लेस देन रुपीज 5 लाख, तो उस कंडीशन में वैसे इसका टैक्स रेट 5% होता है, लेकिन इस केस में उसका टैक्स करीबन 12,500 के आसपास बनेगा। लेकिन उसको इस कंडीशन में कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। रीजन ये, गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 87A में रिबेट की एग्जम्पशन अनाउंस करी हुई है। तो इस वजह से अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख से कम है तो उसे कोई भी टैक्स डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही इनकम उसकी 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो उसे अंडर सेक्शन 87A की एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस केस में अगर उसकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच उसको 5% के हिसाब से करीबन 12,500 का टैक्स बनेगा, और 5 से 7.5 लाख के बीच करीबन 20% के हिसाब से करीबन 50,000 का टैक्स बनेगा। 7.5 लाख से 10 लाख के बीच जो टैक्स रेट रहेगा वो 20%, और टैक्स की अमाउंट 50,000। 10 से 12.5 लाख के बीच जो टैक्स रेट 30% और टैक्स की अमाउंट 75,000। 12.5 से 15 लाख के बीच टैक्स का रेट
30% और टैक्स के अमाउंट 75,000, और 15 लाख के ऊपर जो टैक्स का रेट रहता है वो 30% रहता है। इसका सीधा साधा हिसाब मैं बता देता हूँ कि अगर ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में अगर किसी पर्सन की इनकम 10 लाख से ऊपर होती है तो 10 लाख से ऊपर जितनी भी जाती है उसके ऊपर टैक्स रेट 30% ही रहता है। तो ये तो हो गया आपका ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर या ओल्ड टैक्स स्लैब। अब हम बात करते हैं कि जो अभी जो नया टैक्स स्लैब आया है उसमें क्या अनाउंसमेंट करी गई है। सबसे पहली बात तो जैसा जो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में था यहाँ पे वही है, अप टू रुपीज 2.5 लाख तक यहाँ पर कोई भी टैक्स रेट नहीं बनता और टैक्स की कोई भी अमाउंट नहीं बनती। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर से ही मिलता है। यहाँ पर भी यही है कि अगर किसी भी पर्सन की इनकम 5 लाख से बिलो है, इफ नेट टैक्सेबल इनकम इज लेस देन ₹5 लाख, तो यहाँ पर भी उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये टैक्स स्ट्रक्चर आपका 5 लाख से ऊपर जाता है तो उस केस में 2.5 से 5 लाख रुपए तक उसको 5% के अकॉर्डिंग करीबन 12,500 रुपए टैक्स उसका बनेगा। और अगर यही इनकम 5 फिर उसके बाद 5 से 7.5 लाख के बीच एट द रेट 10% मतलब करीबन 25,000, और 7.5 से 10 लाख के बीच 15% के हिसाब से 37,500 का टैक्स बनेगा। 10 से 12.5 लाख के बीच 20% के हिसाब से 50,000 टैक्स बनेगा। 12.5 से 15 के बीच करीबन 25% के हिसाब से 62,500 रुपए का टैक्स बनेगा। और उसमें 15 लाख से ऊपर फ्लैट टैक्स रेट होगा 30%। तो जैसा हमने यहाँ तक देखा, लेकिन अब इन दोनों जो पॉलिसी हैं इन टैक्स स्ट्रक्चर को देख के यहाँ कहीं से कहीं तक कुछ कंफर्म नहीं हो रहा कि कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करे। देखने में ये लग रहा है कि इसमें जो सेकंड वाली पॉलिसी है, जो नया वाला स्ट्रक्चर है, वो कुल मिलाकर कुछ बेनिफिशियल नजर आ रहा है, लेकिन एकदम से किसी निष्कर्ष पर आना गलत होगा। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन ना हो। एक बात यहाँ पर ये भी थोड़ा सा गौर करने वाली है कि गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट ने ये कहा, ये अनाउंसमेंट करी गई है कि अगर कोई भी पर्सन न्यू डिजाइन में जाता है तो उसे कोई भी जो डिडक्शन है, जो पहले जो ओल्ड स्ट्रक्चर में ओल्ड स्लैब रेट में जो डिडक्शन मिला करते हैं उनमें से कोई भी डिडक्शन उसे न्यू डिजाइन में नहीं मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, तो इसमें हमने 5 एग्जाम्पल इसके लिए हैं, जिसमें क्या हुआ है कि हमने सबसे पहले लोअर डिडक्शन से लेके थोड़ा सा हाई डिडक्शन की ओर हम चलें। तो इनमें से सबसे पहले एग्जाम्पल में हम आते हैं जिसमें लो डिडक्शन ए कैटेगरी का। सबसे पहला, जैसे इसमें जो इसकी ग्रॉस टोटल इनकम है वो 15 लाख रुपए है। और इसके अलावा इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इनकम के 5 हेड होते हैं। सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन, पांचवा अदर सोर्सेस। अगर कोई पर्सन कहीं जॉब करता है और जॉब करने के बदले में वहां पर रेगुलर वर्क करने के बदले में उसे जो सैलरी मिलती है तो वो आपका सैलरी वाले हेड में जाता है। तो अगर किसी पर्सन को सैलरी मिल रही है या वो एम्प्लॉय है तो उसे इनकम टैक्स की तरफ से करीबन 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो उस पर्सन को स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें जैसे 15 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आ गया, तो इसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद करीबन 14.5 लाख रुपए बचती है। अब इस यहाँ पर हमने कोई भी अलग से डिडक्शन 80C से 80 तक का जो डिडक्शन अनाउंस होते हैं उनमें से कोई भी डिडक्शन यहाँ पर नहीं लिया हुआ है। अब यहाँ पर जो इनकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है जितनी ग्रॉस है वही नेट टैक्सेबल इनकम उनकी 14.5 लाख रुपए आ जाती है। अब यहाँ पर अगर हम ओल्ड टैक्स डिजाइन में अगर जाते हैं तो ये जो टैक्स बनता है ओल्ड टैक्स डिजाइन के हिसाब से ये 2,57,400 आ जाता है। और अगर यहीं पर हम न्यू टैक्स डिजाइन में अगर जाएं तो यहाँ पर ये जो टैक्स बनता है वो करीबन 1,95,000 बनता है। और अगर न्यू टैक्स डिजाइन में हम जाते हैं तो ओल्ड टैक्स डिजाइन को देखते हुए करीबन 62,400 रुपए की सेविंग होती है, 62,400 रुपए का बेनिफिट होता है। अब ये टैक्स की वैल्यू आई है तो इसको भी हम थोड़ा सा ब्रेकअप कर लेते हैं, इसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला इसका ब्रेकअप ले लेते हैं।
जैसे इसे अगर ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो 2,57,400 टैक्स की वैल्यू आई है। तो ये किस तरह से आई, तो यहाँ पर अप टू 2.5 लाख तक टैक्स नील था, और 2.5 लाख से 5 लाख मतलब अगले 2.5 लाख का 5% करीबन 12,500, और 5 से 7.5 मतलब नेक्स्ट 2.5 लाख का 20% मतलब 50,000, और 7.5 से 10 लाख के बीच ये टैक्स रेट करीबन 20% 50,000, और उसके ऊपर मतलब 10 लाख के ऊपर जितना भी होगा वो 30% है। तो 14.5 लाख में से अगर 10 लाख हम माइनस करें, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 10 लाख होती है, तो 4.5 लाख रुपए का 30% ये करीबन 1,35,000 बनता है। और इसका अगर ये हम टोटल हम देखें इस सब का मिलाकर 2,47,500, और इसी में प्लस जो एजुकेशन है एंड हायर्स है जो ऐड किया जाता है वो करीबन 4% होता है। तो जो इसका इस वैल्यू का अगर आप 4% मल्टीप्लाई करोगे तो 9,900 आ रहा है। तो 2,57,400 ओल्ड टैक्स डिजाइन के हिसाब से आया। अगर इसी को हम न्यू टैक्स डिजाइन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर अगर 15 लाख की वैल्यू पर हम देखें तो यहाँ जैसे 1,95,000 ये टैक्स आया है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि 1,95,000 कैसे आया। तो इसमें पहले 2.5 लाख का ये टैक्स मिल जा रहा है, अगले 2.5 लाख का मतलब 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 5% 12,500, फिर उसके बाद 5 से 7.5 मतलब अगले 2.5 लाख का 10% 25,000, फिर 7.5 से 10 लाख के बीच 15% 37,500, 10 से 12.5 के बीच अगले 2.5 लाख का 20% 50,000, और जो बैलेंस जो अमाउंट बची है टू मतलब नेक्स्ट 5 लाख का करीबन 25% ये 62,500, और ये जो टोटल टैक्स बना ये बना आपका 1,87,500। और अगर इसमें क्या कहते हैं एजुकेशन सेस 4% हम ऐड करें, इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाए 87,500 के ऊपर, तो ये जो टोटल वैल्यू हो जा रही है वो आपकी 1,95,000 हो जा रही है। अब जो यहाँ पर ये आपका 2,57,400 ये किस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है, किस पैरामीटर या किस स्केल से कैलकुलेट किया हुआ है, या 1,95,000 ये किस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है, ये भी मैं आपको अभी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। जैसे यहाँ पर आप गूगल में जाके इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स ई फाइलिंग, इनकम टैक्स ई फाइलिंग में आप जाएंगे तो ये इनकम टैक्स ई फाइलिंग आ जाएगा। तो इनकम टैक्स ई फाइलिंग जब ओपन होगा इस होम पेज में आप इसको क्लिक करो। होम पेज को जब आप क्लिक करोगे तो होम पेज जब क्लिक होगा तो यहाँ पर आप जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2021 दे रखा है इसको आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पर ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इस कैलकुलेटर में आप अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 60 साल से नीचे की एज ग्रुप का हमने लिया है, ठीक है। अब इसमें आपका जो एस्टिमेटेड एनुअल इनकम है, जैसे हम वहाँ चार्ट खोल के देखते हैं तो चार्ट में हमको यहाँ पर जो दिखाई देता है कि हमारी जो टोटल इनकम है वो है 15 लाख, और जो हमें यहाँ पर डिडक्शन जो लिए गए हैं वो केवल आप देखोगे केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो केवल 50,000 लिया गया है। तो करना यह है कि जो भी आपको डिफरेंट टाइप के डिडक्शन मिले हैं उन सब का टोटल करना है। अब जैसे यहाँ पर मैं फिर से गूगल में जा रहा हूँ तो यहाँ मैंने टोटल एनुअल इनकम आपका 15 लाख 15 लाख मैंने लिख दिया है, और जो डिडक्शन है डिडक्शन जो है आपका 50,000 मैंने यहाँ नोट कर दिया है। अब जैसे ही मैं ये कंप्यूट वाले पॉइंट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपकी जो टैक्स है ये कैलकुलेट होके आपका ऑटोमेटिक आ गया। जो हमने चार्ट में लिखा है वही टैक्स रेट आपका यहाँ पर आया है। जैसे इसमें न्यू डिजाइन में अगर देखोगे तो ये टैक्स पेबल एज पर न्यू डिजाइन ये 1,95,000, और टैक्स पेबल एज पर ओल्ड डिजाइन ये 2,57,400 हमारा आया है। तो यही अगर हम फिर से चार्ट देखें तो आप ये देखिए क्रॉस चेक हो रहा है 257,400 ओल्ड डिजाइन, और जो न्यू डिजाइन के हिसाब से 1,95,000। एक बार फिर से हम क्रॉस चेक करते हैं तो ये आपका देखिए क्रॉस चेक हो रहा है। इस तरह से आपका क्रॉस वेरीफाई भी हो गया कि जो वहां पर जो टैक्स की कैलकुलेशन रखी गई है या निकाली गई है वो ओके है। इसी तरह से आप भी अपना जो टैक्स है वो आप
कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम टैक्स ई फाइलिंग वाले पेज में जाकर उसको ओपन करके वहां टैक्स कैलकुलेटर होगा। उस टैक्स कैलकुलेटर को जैसे ही आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको वहां पर एज डालनी है, उसके बाद वहां पर ग्रॉस टोटल इनकम लेनी है, उसका जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डिडक्शन हैं उनका टोटल लेना है, और जैसे ही आप उसमें क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको एग्जैक्ट टैक्स की वैल्यू दे देगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा जो टैक्स जो स्लैब रेट लेना है, ओल्ड वाला लेना है कि न्यू वाला लेना है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, काफी हद तक मुझे लग रहा है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे और भी हम इसको देख लेते हैं। अब जैसे इसमें ए ऑप्शन तो हमने देख लिया, अब इसमें मीडियम डिडक्शन में हम जाते हैं, मतलब डिडक्शन की वैल्यू थोड़ी सी हम बढ़ाते हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें हमें क्या बेनिफिट होता है। तो अगर आप बी वाले ऑप्शन में देखोगे कि हमने ग्रॉस इनकम जितने भी एग्जाम्पल हैं सब में एक जैसे लिए 15 लाख, अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है और आपका इसको माइनस करके ग्रॉस टोटल इनकम वही 14,50,000 आया, लेकिन यहाँ पर डिडक्शन हमने बढ़ाया। जैसे आपको पता होगा 80C से 80U तक के डिडक्शन हमें डिपार्टमेंट देता है, मतलब 80C से 80U तक का डिडक्शन का बेनिफिट हमको मिलता है, लेकिन सारे डिडक्शन हम यूज नहीं कर पाते। कुछ मेन डिडक्शन जो हर आदमी के, एक इंडिविजुअल जो मिड के काम के होते हैं, उनमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डिडक्शन आ जाता है वो आ जाता है 80C, दूसरा 80D और फिर 80G। ठीक है, तो इनमें से जो 80C और 80D मेन होते हैं जिसे हर कोई यूज करता है। जैसे 80C में मेन आप देखोगे कि LIC हर आदमी कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि सबको पता है कि अगर हम LIC कराएंगे तो उससे हमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें जैसे LIC में जो पैसा डिफरेंट स्कीम में लगाया जाता है उनमें से मोस्टली का बेनिफिट आपको 80C में मिलता है। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के जैसे PPF आ जाते हैं, मतलब PF आ जाते हैं, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, किसी भी तरह का अगर PF में पैसा आपके बिहाफ पे डिपॉजिट हुआ है तो उसका डिडक्शन का बेनिफिट आपको मतलब मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा PF के अलावा जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाता है या UTI की जो यूनिट है उनमें पैसा लगाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में लगाया जाता है और सुकन्या योजना में जो पैसा लगाया जाता है, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स होती हैं उनमें पैसा लगाया जाता है, तो वहां पर 80C में उसका बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर जैसे हमने ये 80C का जो बेनिफिट है वो करीबन 1,50,000 लिया, मतलब इसमें आप जो पैसे जमा करोगे तो जितने आप डिपॉजिट करोगे केवल उतना ही डिडक्शन मिलेगा, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1,50,000 है। 1,50,000 से ज्यादा अगर पैसा आपने इससे रिलेटेड स्कीम में डिपॉजिट किया है तो उससे ज्यादा का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। डिडक्शन आपका केवल 1,50,000 तक ही सीमित रहेगा। तो यहाँ पर इसको माइनस करने के बाद जो टोटल इनकम आ जा रही है वो करीबन 13 लाख रुपए आ जा रही। इस 13 लाख पर अगर हम ओल्ड टैक्स डिजाइन में अगर जाते हैं तो 2,10,000 रुपए, 2,10,600 रुपए का टैक्स बन रहा है, और अगर न्यू टैक्स डिजाइन में तो वही 1,95,000 का टैक्स डिजाइन बन रहा है। तो इन अगर हम देखें यहाँ पर अगर न्यू टैक्स डिजाइन में जाते हैं तो करीब 15,600 रुपए का टैक्स हमारा बच रहा है। अब C कैटेगरी में जाते हैं तो यहाँ पर आपका टैक्स जो डिडक्शन है हमने और बढ़ाया है। जैसे ग्रॉस टोटल इनकम इसकी 15 लाख है और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, और जो ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नजर आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस कैसा हो सकता है ये भी दिमाग में क्वेश्चन चलता है। तो अगर कोई भी पर्सन जिसकी अपनी ओन प्रॉपर्टी है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड, जैसे कोई पर्सन है उसकी खुद की प्रॉपर्टी है और उसने किराए पे नहीं चढ़ा रखी, खुद रह रहा है और उसके लिए उसने क्या कर रखा है कि होम लोन वगैरह ले रखा है और उस पर उसका इंटरेस्ट चल रहा है। तो उसमें क्या है, उसको मतलब जो भी है जो 2 लाख रुपए तक का है वो एक तरह से वो अपनी इनकम से माइनस कर सकता है। तो कई बार जब अपनी प्रॉपर्टी है तो उससे इनकम तो हो नहीं रही भाई, जब मेरी खुद की प्रॉपर्टी है और मैंने किराए पे नहीं चढ़ा रखी, मैं खुद रह रहा हूँ या मैंने किराए पे चढ़ा ही नहीं रखी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर लोन पर इंटरेस्ट चल रहा है तो वो इंटरेस्ट यहाँ पर माइनस किया जाएगा, वो ऑटोमेटिक वो प्रॉफिट के बजाय वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कहलाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब जैसे ये आपका सेकेंड हेड आ जाता है, मतलब
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में जाता है। तो यहाँ पर जो इन दोनों को माइनस करके, जैसे 50,000 और 2 लाख को ऐड करके अगर 15 लाख से माइनस किया तो यहाँ पर 12,50,000 की ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। अब यहाँ पर 80C का हमने डिडक्शन 1,50,000 का लिया है। अब इसको माइनस करने के बाद जो ग्रॉस इनकम, जो इसकी नेट टैक्सेबल इनकम इसकी आ जा रही है 11 लाख। अब 11 लाख का अगर ओल्ड टैक्स डिजाइन के हिसाब से देखें तो टैक्स बनता है 1,48,200, और अगर न्यू टैक्स डिजाइन के हिसाब से देखें तो 1,95,000। अब यहाँ पर पोजीशन बिल्कुल उल्टी हो रही है। यहाँ पर अगर हम न्यू टैक्स डिजाइन को चूज करते हैं तो हमें 46,800 चूज करना चाहिए। अगर हमें दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है तो ऑब्वियस है, अगर मेरा पैसा फर्स्ट वाले या ओल्ड डिजाइन से बचा तो मैं ओल्ड वाला चूज करूंगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका। यहाँ पर हम जैसे डिडक्शन बढ़ाते चले गए तो आप देखो यहाँ पर पोजीशन कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। इसी तरह से यहाँ पर अगर डिडक्शन और हाई होता है, डी कंडीशन 15 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम ली जाती है, तो इसमें अगर एचआरए, आपका एचआरए का मतलब क्या होता है, एचआरए की एग्जेम्पशन कैसे मिलती है कि अगर कोई आदमी एम्प्लॉय है और उसने क्या है कि किराए पे जगह ले रखी है और रेंट पेड कर रहा है, तो उसको क्या होगा, एचआरए का एग्जेम्पशन मिलता है। मान लेते हैं कि अगर उस पर्सन ने 30,000 पर मंथ का अगर रेंट पेड किया अपने लैंडलॉर्ड को, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,60,000 रुपए का रेंट बनता है। तो वो 3,60,000 की यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाएगी सैलरी वाले हेड में। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हम मान के चले अंडर सेक्शन 16 का 50,000, तो इन दोनों को मिला के करीबन 360 और 50,000 मिला के ये करीबन 4,10,000 बनता है। 15 लाख से माइनस करेंगे तो 10,90,000 इसकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है पांचों हेड की। अब इसके बाद अगर हम देखें तो 80C का, अंडर सेक्शन 80C का डिडक्शन हम यूज करते हैं 1.5 लाख। इसके अलावा इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस होता है, तो उसको अगर किसी पर्सन ने वो करवा रखा है तो उसको 50,000 रुपए का डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर अगर ये 2 लाख इसमें से 150 और 50,000 हम माइनस करें तो ये वैल्यू आ जाती है, नेट टैक्सेबल इनकी इसकी आ जाती है 8,90,000। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर ओल्ड टैक्स डिजाइन में हम जाते हैं तो ये टैक्स बनता है 1,14,920, और अगर न्यू टैक्स डिजाइन में जाते हैं तो 1,95,000। तो करीबन न्यू टैक्स डिजाइन में अगर हम चूज करते हैं तो 80 लाख, वो 80,000 80 रुपए का, मतलब 80,080 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो इस केस में हम भाई न्यू टैक्स डिजाइन में क्यों जाएंगे, हम ओल्ड टैक्स डिजाइन चूज करेंगे। मतलब लेकिन हमें पता होगा तभी तो चूज करेंगे। अगर जरा में हमने गलत पॉलिसी अडॉप्ट कर ली तो हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। अब बात करते हैं नंबर ई पॉइंट की। ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जहां पर कोई भी ऑप्शन चूज करो दोनों में सिमिलर टैक्स बनता है। तो एक कंडीशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 लाख का की अगर ग्रॉस टोटल इनकम है और इसमें हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया है सैलरी से रिलेटेड 50,000, और इसके अलावा इसको अगर 15 लाख से माइनस किया 50,000 को तो 14,50,000 आ जाता है। और यहाँ पर अगर 80C का डिडक्शन हमने जो फुल फ्लैश ले लिया 1,50,000 और हेल्थ इंश्योरेंस 80D का डिडक्शन लिया 50,000, तो इन दोनों को मिला के 2 लाख रुपए अगर इससे माइनस किया जाए तो 12.5 लाख जो है इसकी नेट टैक्सेबल इनकम बनती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ओल्ड डिजाइन के हिसाब से भी टैक्स इसका 1,95,000 रुपए बनता है, और न्यू डिजाइन के हिसाब से भी जो इसका टैक्स 1,95,000 ही बनता है। मतलब दोनों में से आप कोई भी ऐसे केस में चूज करोगे तो 1,95,000 बनता है। अब ले दे के इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि आप सीधा सा फैक्टर है कि अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ, कोई भी पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं, LIC वगैरह में नहीं लगा रखा, तो सीधा सीधा इसका आंसर यह है कि आपको न्यू टैक्स डिजाइन आंख बंद करके चूज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें भी एक अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप ओल्ड डिजाइन को चूज कर सकते हैं। अब इसमें एक हल्का सा इसकी एक समरी मैं बता दूं कि अगर कोई पर्सन, इसका एक एग्जांपल बता देता हूं, अगर कोई पर्सन 7.5 लाख रुपए कि अगर एनुअल टैक्सेबल इनकम होती है तो उसमें एक एवरेज मतलब उसे एक मिनिमम 1,25,000 या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इससे रिलेटेड जो क्या कहते हैं स्कीम्स है उसमें करना पड़ेगा, तब जाके ओल्ड डिजाइन उसके लिए बेनिफिशियल होगा। वहीं अगर किसी पर्सन की इनकम अगर 10 लाख रुपए है तो उसे करीबन
1,67,000 और प्लस, मतलब 1,67,000 या उससे ज्यादा का क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन स्कीम में करना होगा, म्यूचुअल फंड या LIC वगैरह में, तब जाके उसे ओल्ड डिजाइन के हिसाब से फायदा मिलेगा। अगर किसी की इनकम 12.5 लाख है तो उस केस में उसे 2,08,000 या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ओल्ड डिजाइन बेनिफिशियल होगा। अगर किसी की इनकम 15 लाख है तो उस केस में उससे 2,50,000 या उससे ज्यादा का क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट स्कीम में, तब उसे इसका फायदा मिलेगा। मतलब ओल्ड डिजाइन उस कंडीशन में बेनिफिशियल है। सीधा सा मतलब एक मोटा मोटा हिसाब मैं बता देता हूँ आपको कि अगर क्या कहते हैं जो भी आपने एक इन्वेस्टमेंट करा हुआ है उसकी एक जैसे करीबन जो एक एवरेज जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो करीबन 17% के आसपास होना चाहिए। तो मतलब जैसे जो भी आपके टैक्सेबल है उनका उसका 17% आप निकाल लो और उसके उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ कर क्या कर दो, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम जो भी आपकी बनी है वहाँ आप लगाते हो, तो उस केस में आपको ओल्ड डिजाइन में जाने में फायदा है। बाकी टैक्स कैलकुलेटर से का यूज कैसे किया जाता है ये भी मैंने आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिखा दिया। इसमें आपका ये सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस करनी। उम्मीद है कि आपके जो भी कंफ्यूजन है वो सारे आपके जो टैक्स से रिलेटेड ओल्ड और न्यू डिजाइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे आपकी उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वारी लगती है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है, तो मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9625122106 9625122106। इस नंबर पर पर्सनली आप कॉल करके मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मेरी ईमेल आईडी है वहाँ अपना कोई भी क्वेश्चन है वो आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए ताकि और लोगों के पास भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे, और लोग भी इसका फायदा, आपके जो जानकार या जो भी लोग हैं उनको इसका फायदा मिल सके। और इसके अलावा क्या कहते हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसमें जो क्या कहते हैं सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, उसको जरूर प्रेस करिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू।